Hey everyone, welcome back to this YouTube channel. This is Simav here. क्लास 10th यानी कि एसएसटी पार्ट देखेंगे और एसएसटी के हम लोगों ने हिस्ट्री पार्ट को इस वीडियो में देखना है जिसमें 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेगा जो कि प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सेशन 2023-24 यानी इस साल के जितने भी स्टूडेंट्स उन सबके लिए। और ये चैप्टर 4 से, इससे पहले हमने 3 चैप्टर पे ऑलरेडी वीडियोस बना रखा है। अगर आपने वो सारे एमसीक्यूज नहीं देखा है तो प्लीज आप प्ले लिस्ट पे जाकर के उन सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो देखते हैं हिस्ट्री के कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इस वीडियो के अंदर। सो ये रहा पहला क्वेश्चन। The first symbol of the new era was डैश है, इट्स प्रोडक्शन बूम्ड इन द लेट 19th सेंचुरी। कहने का सेंस ये है कि जो नए युग का जो पहला प्रतीक फर्स्ट सिंबल था वो क्या चीज था? कॉटन था, वुल था, सिल्वर था या फिर एल्यूमिनियम था, जो कि आपके 19th सेंचुरी में यानी 19वीं सदी के अंत तक आकर के इसका उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा था, इसका प्रोडक्शन बहुत तेजी से ग्रोथ हुई थी। यह क्या था? कॉटन, वुल, सिल्वर, एल्यूमिनियम। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए होना है, यहां पर कॉटन हो जाएगा। आंसर में रखेंगे कॉटन, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज द नेक्स्ट। दूसरा क्वेश्चन है डैश क्रिएटेड कॉटन मिल, यानी बताना ये कि कॉटन मिल को बनाया किसने था, उसको किसने बनाई। ऑप्शन है ऑरविले राइट ने बनाया था, रिचर्ड आर्कराइट ने बनाया था, जेम्स वॉट या फिर नन ऑफ द अबव। सो प्लीज कीप इन माइंड, अगर कॉटन मिल को बनाने की बात करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा रिचर्ड आर्कराइट। रिचर्ड आर्कराइट, ऑप्शन बी होना है। ये चीजें याद रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला सवाल है नंबर 3 यहां पे। द प्रोडक्शन प्रोसेस कार्डिंग, ट्विस्टिंग एंड स्पिनिंग एंड रोलिंग इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ। कहने का सेंस ये है कि उत्पादन प्रक्रिया में यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस में एक चीज आती है आपका, एक प्रोसेस कार्डिंग का आता है, दूसरा ट्विस्टिंग का आता है, तीसरा स्पिनिंग का आता है और चौथा रोलिंग का आता है। ठीक है, इन सारी चीजों का प्रोसेस, इन सारी प्रक्रियाओं को यूज किया जाता है किस चीज की प्रोडक्शन करने के लिए, ये बता रहे हैं। कॉटन की प्रोडक्शन के लिए, शिप्स की प्रोडक्शन के लिए, या रेलवेज की प्रोडक्शन के लिए, या फिर नन ऑफ द अबव। सो प्लीज कीप इन माइंड, यहां पे भी ऑप्शन ए हो जाएगा जो कि कॉटन उत्पादन के लिए, कॉटन की प्रोडक्शन के लिए कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग एंड रोलिंग का क्या होता है? प्रक्रिया रहती है, प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है इस चीज को उत्पादन करने के लिए। किसको? कॉटन को। सो ऑप्शन ए हो जाना, ये बात याद रखनी है। अगला सवाल है नंबर 4 में। ऑर्डिनरी एंड स्मॉल इनोवेशंस वर द बेसिस ऑफ ग्रोथ इन मेनी डैश सेक्टर्स। कह रहा है जो साधारण और छोटे नवाचार यानी कि ऑर्डिनरी और स्मॉल इनोवेशंस जो होते हैं वो किस क्षेत्रों के विकास के आधार थे वो बतानी है। नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर्स के, या फिर मैकेनाइज्ड सेक्टर्स, या फिर दोनों, बोथ ए भी हो जाएगा, या फिर नन ऑफ द अबव। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए होना है। क्यों? क्योंकि देखो ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण, साधारण सा चीजें हम यूज करेंगे उसमें, और हमारी इनोवेशंस जो होगी वो काफी छोटे आधार पर होगा, स्मॉल होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि वो नॉन मैकेनाइज्ड में आ जाएगा, यानी कि मशीन वगैरह यूज नहीं होगी, गैर मशीनीकृत में आ जाएगा। और अगर मैकेनाइज्ड बोलेंगे तो फिर मशीनीकृत होगा, जिसके लिए हमारी साधारण यहां पे नहीं होना चाहिए, यहां पे आपको स्पेशल होगा, और उसी की तरह स्मॉल इनोवेशंस नहीं, बिग इनोवेशंस की जरूरत पड़ेगी। इस वजह से ऑप्शन बी होता, लेकिन यहां पे ऑर्डिनरी और स्मॉल इनोवेशन होने की वजह से ऑप्शन ए लगाएंगे जो कि नॉन मैकेनाइज्ड यानी गैर मशीनीकृत हो जाएगा। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 में। जेम्स वॉट पेटेंटेड द न्यू इंजन इन। देखो जेम्स वॉट ने पेटेंट कराया था किसका? नई इंजन का। बट क्वेश्चन ये कि वो कब कराया था? 1791 में, 1581 में, या 1681 में, या 1781 में। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन डी हो जाएगा। जेम्स वॉट ने अपने इंजन का, अपने नए इंजन का पेटेंट कराया था 1781 में, 1781 में। अब यहाँ पे पेटेंट की मीनिंग को थोड़ा समझते हैं। पेटेंट का मतलब होता है किसी भी चीजों को रजिस्टर्ड करा लेना। रजिस्टर्ड कराने का मतलब ये होता है कि अब उस चीज का रजिस्टर्ड आप करा लेते हो तो वो कोई दूसरा बंदा सेम चीज कॉपी करके नहीं बना सकता, इसी को कहते हैं पेटेंट। तो जेम्स वॉट ने अपनी मशीन का जो पेटेंट कराया था अपने इंजन का वो 1781 में कराया था, ये बात याद रखनी है। अगला सवाल है नंबर 6 में। डैश प्रोडक्ट्स केम टू सिंबलाइज रिफाइनमेंट एंड क्लास। कहने का सेंस ये कि वो कौन सा उत्पाद है, कौन सा प्रोडक्ट है जिसने शोधन और वर्ग के प्रतीक बन गए थे, सिंबलाइज बन गया था किसका? रिफाइनमेंट एंड क्लास का। ऑप्शन है मशीन मेड थिंग्स होगा, या फिर हैंडमेड थिंग्स होगा, या बोथ ए एंड बी होना है, या फिर नन ऑफ द अबव। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन बी यहां पे होगा। जो आपके हैंडमेड सामान थे ना, हैंडमेड प्रोडक्ट्स थे, जो हाथ से बनाया हुआ सामान था, वो बाद में क्या हो गया? शोधन और वर्ग के प्रतीक बन गए थे, ये बात याद रखनी है। यानी कि सिंबलाइज हो गया था रिफाइनमेंट और क्लास के लिए। अगला सवाल है नंबर 7 में। बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रीज, मशीन इंडस्ट्रीज के पहले सिल्क कॉटन गुड्स फ्रॉम डैश डोमिनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट इन टेक्सटाइल्स। कहने का सेंस है कि मशीन उद्योग के युग से पहले, जब आपका मशीनरी इंडस्ट्रीज मशीन इंडस्ट्रीज सेटअप होने से पहले
कहां से, चार देश के नाम यहां पे दिए गए हैं, कहां से रेशम और सूती सामान कपड़ा जो था आपका वो उद्योग में अंतरराष्ट्रीय बाजार पर हावी थे, कहां के, इंडिया का या फिर ब्रिटेन का या चाइना का या फ्रांस का। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए होगा इंडिया का। मशीनरी सामान से बनने से पहले इंडिया का कॉटन काफी फेमस था पूरी की पूरी दुनिया में, यानी इंटरनेशनल मार्केट में। तो याद रखेंगे ऑप्शन यहां पर इंडिया का हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है नंबर 8 में, डैश ऑन द कोरोमंडल कोस्ट हैड ट्रेड लिंक्स विद साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट्स। कहने का सेंस है कि कोरोमंडल तट पर, यानी यहाँ पे 4 आपके बंदरगाह दे रखे हैं, आपके पोर्ट्स के नाम दे रखा है कि दक्षिण पूर्व एशियाई बंदरगाहों के साथ व्यापार संबंध थे, किसके, कालीकट का, मसूलीपट्टनम का या फिर मंगलोर का या फिर पारादीप का। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी होगा मसूलीपट्टनम था, ठीक है। मसूलीपट्टनम ऑन द कोरोमंडल कोस्ट है ट्रेड लिंक्स विद साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट्स। याद रखेंगे साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट्स के साथ जो कनेक्शन था वो मसूलीपट्टनम का था। अब सवाल है कि मसूलीपट्टनम भारत के कौन से राज्य से संबंधित है, यानी कौन से स्टेट से। तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश से संबंधित है मसूलीपट्टनम का। अगर हम बात कर ले कालीकट, तो कालीकट याद रखना है केरल से संबंधित है, केरल में कालीकट देखने को मिलेगा। और मंगलोर की बात करते हैं तो मंगलोर आपके भारतीय राज्य कर्नाटक से संबंधित, यानी कर्नाटक में आपको मंगलोर देखने को मिलेगा। जहां तक पारादीप है, पारादीप आपको उड़ीसा में देखने मिलेगा, उड़ीसा के तट पर आपको पारादीप बंदरगाह देखने को मिलेगा। तो इनका आपका स्टेट के नाम से लिंक होना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद होना भी इंपॉर्टेंट। तो याद रखेंगे कालीकट केरल, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, मंगलोर हो जाएगा आपका कर्नाटक और पारादीप हो जाएगा आपका उड़ीसा। तो ये सारे याद रखेंगे। अगला सवाल है नंबर 9 में, डैश ऑन द गुजरात कोस्ट कनेक्टेड इंडिया टू द गल्फ एंड द रेड सी पोर्ट्स। यहां पे 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना है वो कौन सा जो कि गुजरात तट पर स्थित है, जो भारत को खाड़ी और लाल सागर आपके गल्फ और रेड सी पोर्ट से, यानी रेड सी लाल सागर के जो बंदरगाह है उनसे जोड़ने का काम करता है। ओखा या फिर पोरबंदर या सूरत या फिर कांडला। तो याद रखेंगे ओखा एक नगर है, कहां पे, गुजरात में, ठीक है। गुजरात की बात करें और गुजरात का एक नगर है। पोरबंदर भी एक नगर है जो कि गुजरात में देखने को मिल जाएगा। वहीं पे सूरत की बात करेंगे, सूरत भी एक सिटी, एक नगर है, ये भी आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे कांडला की बात करेंगे तो कांडला एक पोर्ट मिल जाएगा, वो एक नगर तो नहीं है लेकिन आप बंदरगाह नगर कह सकते हो, पोर्ट सिटी कह सकते हो, जो कि ये भी गुजरात में है। लेकिन यहां बताना है कि वो कौन सा सिटी है जो गुजरात तट पर स्थित है, जो भारत को खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जोड़ती है। तो याद रखना है ऑप्शन सी होना है, वो सूरत शहर है, सूरत शहर है जो कि आपको क्या करता है, खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जोड़ने का काम करता है। यह बात याद रखेंगे। ओखा भी एक नगर है, सिटी है जो गुजरात में, पोरबंदर भी एक सिटी है, नगर है जो गुजरात में है, कांडला भी है गुजरात में, लेकिन याद रखेंगे ये एक बंदरगाह है। और एक बात ये भी याद रखेंगे, इंडिया का सबसे बड़ा बंदरगाह बोलेंगे अगर हम लोग, भारत का सबसे बड़ा अगर बंदरगाह बोलेंगे, पोर्ट बोलेंगे, तो वो आपका कांडला ही लगना है। ये बात भी याद रखनी है, कांडला भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा पोर्ट हो जाएगा कांडला, जो कि गुजरात के तट पर स्थित है। ये बात याद रखनी है। चलिए अगला सवाल देखेंगे नंबर 10 में, हुगली इन डैश हैड ट्रेड लिंक्स विद साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट्स। हम बात कर रहे हैं हुगली, कहां पे, 4 ऑप्शन दे रखा है, वहां पे हुगली का दक्षिण पूर्व एशियाई बंदरगाहों के साथ व्यापार का संबंध था। तो हुगली एक नदी का भी नाम है, आप याद रखेंगे इस चीज से, हुगली एक नदी भी है और उसी का एक पोर्ट भी है, बंदरगाह भी है, ठीक है। तो ये बात भी आपने याद रखनी है, हुगली नाम का नदी भी है और उसी नदी पर क्या आपका एक बंदरगाह भी बना पड़ा जो कि सेम नाम से है। वो कहां पे, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, उड़ीसा में है या फिर बंगाल में। सो प्लीज कीप इन माइंड, वेस्ट बंगाल यहां पे सही आंसर हो जाएगा। हुगली जो होगा वो वेस्ट बंगाल में स्थित है। सो प्लीज कीप इन माइंड। अगला सवाल है नंबर 11 में, व्हाई डिड मैनचेस्टर एक्सपोर्ट टू इंडिया डिक्लाइन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कहने का सेंस है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद मैनचेस्टर का भारत को निर्यात क्यों कम हो गया था, उसका एक्सपोर्ट क्यों कम हो गया था। ऑप्शन दे रखा है यहां पर देखेंगे, पीपल वर बिजी फाइटिंग द वॉर, लोग बिजी थे वॉर में, युद्ध लड़ने में बिजी थे, या फिर फैक्ट्रीज क्लोज डाउन ड्यू टू सिक्योरिटी प्रॉब्लम, जितने भी फैक्ट्री, जितने भी आपकी कारखाने थे वो सब बंद पड़े थे, किसकी वजह से, सिक्योरिटी प्रॉब्लम की वजह से, सुरक्षा समस्या की वजह से बंद पड़े थे, इस वजह से। या फिर फैक्ट्रीज एंड मिल्स वर बिजी प्रोड्यूसिंग गुड्स टू फुलफिल द नीड ऑफ आर्मी, यानी कि कारखाने और मिल जितने भी था वो सब के सब बिजी थे, क्या चीज करने में, सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सामान को बनाने में, ठीक है, उधर बिजी थे उस वजह से। या फिर एक्सपोर्ट ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्ट बाय द गवर्नमेंट, या फिर निर्यात व्यापार सरकार द्वारा क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, इस वजह से। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी होगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद मैनचेस्टर का भारत को निर्यात कम होने की वजह यह थी कि कारखाने और मिल जो था वो सब के सब सेना की जरूरत को पूरा करने के लिए जो सामान की जरूरत पड़ती है उनको बनाने में बिजी हो गए थे, इस वजह से उसकी डिक्लाइन शुरू हो गई थी। सो प्लीज कीप इन माइंड।
अगला सवाल है नंबर 12 में, वाई वर वर्कर्स इन इंग्लैंड हॉस्टाइल टू मशीन एंड न्यू टेक्नोलॉजी। कहना कि इंग्लैंड में जितने भी श्रमिक थे, इंग्लैंड में जितने भी वर्कर्स थे, वो सब मशीन और नई तकनीक के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहे थे, यानी कि हॉस्टाइल वाली, एनिमिटी वाली प्रॉब्लम कर रही थी, उसके सामने ये समस्या आ रखा था। तो बस इसके पीछे का वजह क्या था? दे डिड नॉट नो हाउ टू यूज दिस, यानी कि वो नहीं जानते थे कि इस मशीनों का उपयोग कैसे कर सकते हैं, इस वजह से उसके अंदर हॉस्टाइल वाली फीलिंग आ गई थी। या फिर दे फियर दैट दे वुड लूज देयर जॉब्स एंड लाइवलीहुड, या फिर उन्हें इस बात का डर था कि वो अपनी नौकरी और आजीविका को खो देंगे इस मशीनों की वजह से। तीसरा है द वर्कर्स वर टू पुअर टू बाय दीज न्यू मशीन्स, या फिर वो जितने भी श्रमिक थे वो सारे नई मशीनों को खरीदने के लिए उतने उसके पास पैसे नहीं थे, या फिर वो बहुत ज्यादा गरीब थे, इस वजह से शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहे थे। या फिर दे वर स्केयर्ड ऑफ मशीन्स, या फिर वो मशीनों से डरते थे। सो याद रखेंगे ऑप्शन बी होना है यहां पर, क्योंकि वो डर रहे थे, दे फियर दैट दे वुड लूज देयर जॉब्स एंड लाइवलीहुड, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि ये मशीन अगर मार्केट में आ गई तो हमारी जो जिंदगी है, हमारी जो ये जो डेली का कमाना और खाना है, इसमें हमारा क्या पड़ जाएगा संकट आ जाएगा। इससे हमारी नौकरी और आजीविका क्या हो सकती है? खत्म हो सकती है। इसी वजह से वो मशीनों से क्या कर रहे थे? हॉस्टाइल वाली फीलिंग या फिर वैसा वाला बिहेवियर फील कर रहे थे। चलिए अगले सवाल पे देखेंगे नंबर 13 में, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी। इनमें से बताना निम्नलिखित में से कौन एक यूरोपीय प्रबंध एजेंसी थी। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, एंड्रू यूले, या फिर एल्जिन मिल, या फिर बिरला इंडस्ट्रीज। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे एंड्रू यूले होना है, और क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी, तो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी यहाँ पर एंड्रू यूले हो जाएगा। ऑप्शन बी रखना है याद यहाँ पर, क्योंकि टाटा कंपनी की बात करेंगे तो इंडियन है और बिरला भी इंडियन है। जहां तक एल्जिन और यूले होना है तो एल्जिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? नहीं होना है, जो कि एंड्रू यूले आपका ऑप्शन में सही आंसर होगा, जो कि बी में दिख रहा है आपको। चलिए अगला सवाल है नंबर 14 में, रेलवेज एक्सपेंशन बिगेन इन इंग्लैंड इन, रेलवे ने एक्सपैंड करना अपने आप को शुरू किया था, बट कब, किस दशक में? 1850s में, 1840s में, 1820s में, 1860s में। सो प्लीज याद रखेंगे ऑप्शन ए होगा। रेलवे अपना विस्तार शुरू किया 1850 के दशक में, यानी 1850s में इंग्लैंड में रेलवे क्या करा था? अपने विस्तार शुरू किया था, प्रारंभ किया था। कब? 1850s, 1850 के दशक में। अगला सवाल है नंबर 15 में, द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज हेल्प इन एक्सपेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज। कहने का सेंस है कि रेलवे के विस्तार से निम्नलिखित में से किस उद्योग का विस्तार में मदद मिला, है ना? रेलवे ने जैसे एक्सपैंड करना शुरू किया तो इसके एक्सपेंशन से और कौन से अदर इंडस्ट्रीज को एक्सपेंशन में क्या मिली? थोड़ी हेल्प मिल गई, वो भी एक्सपैंड करना शुरू हो गया। कॉटन एंड मेटल, या फिर आयरन एंड स्टील, या फिर माइनिंग, या फिर वुडन। सो याद रखेंगे ऑप्शन बी होना है। रेलवे के एक्सपेंशन से आयरन एंड स्टील कंपनी भी क्या होना शुरू हो गया था? एक्सपैंड होना शुरू हो गया था। तो ऑप्शन बी यहां पे सही आंसर होना है। अगला सवाल है नंबर 16 में, हु वाज द ऑथर ऑफ कॉमर्स एंड गोयर्स। ठीक है, यानी कॉमर्स एंड गोयर्स का लेखक कौन है? माइकल वुल्फ, या फिर राफेल सैमुअल, या फिर हेनरी कुक, या फिर नन ऑफ द अबव। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन बी होना है, राफेल सैमुअल होना है, जो किसके ऑथर है? कॉमर्स एंड गोयर्स के लेखक हैं, राफेल सैमुअल। ऑप्शन बी होना है यहां पर। अगला सवाल है नंबर 17 में, वेयर वॉज द फर्स्ट कॉटन मिल इस्टेब्लिश्ड। पहली सूती मिल कहां स्थापित किया गया था? फर्स्ट कॉटन मिल कहां स्टैब्लिश करी गई थी? ऑप्शन है बॉम्बे में, अहमदाबाद में, कानपुर में, या मद्रास में। सो प्लीज याद रखेंगे ऑप्शन ए होना है, जो कि बॉम्बे में इसकी स्टैब्लिश करी गई थी, शुरुआत की गई थी। अगर डेट और ईयर की बात करेंगे तो 7 जुलाई 1854 को स्टैब्लिश करी गई थी। तो ये भी आप याद रखेंगे, जो कि बाद में फेल हो गया। ठीक है, फेल होने के बाद फिर उसे दोबारा से अहमदाबाद में इस कॉटन मिल को क्या किया गया था? स्टैब्लिश करी गई थी। इसी को नहीं, दूसरा एक कॉटन मिल स्टैब्लिश करी गई थी अहमदाबाद में। तो याद रखेंगे, अगर हम पहली कॉटन मिल की स्टैब्लिश की बात करेंगे तो बॉम्बे में हुआ था, जो कि 1854 में हुआ था। ये बात आपने याद रखनी है। अगला सवाल है नंबर 18 में, कोर्सर कॉटन वॉज प्रोड्यूस्ड इन मेनी कंट्रीज बट द फाइनल वेराइटीज केम फ्रॉम। कहने का सेंस है कि जो मोटे कपास का उत्पादन होता था, जो मोटे कपास, वो कई देशों में होता था, लेकिन जो अगर सबसे बढ़िया वाला जो फाइनल वेराइटीज जो था कॉटन का, वो कहां से आता था? ये क्वेश्चन है। पर्सिया से आते थे, इंडिया से आता था, चाइना से आता था, या सूरीनाम से। सो प्लीज याद रखेंगे, जो फाइनल वेराइटी था कॉटन का वो आपके इंडिया से आता था। ये बात याद रखनी है, ऑप्शन बी हो जाना है। वैसे नॉर्मली कॉटन तो और भी जगह उगाया जाता था, बट जो फाइनल वेराइटी था वो आपके इंडिया से ही आती थी। तो ये बात याद रखनी है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 19 में, हु क्रिएटेड कॉटन मिल। कॉटन मिल को किसने बनाया? इसको किसने क्रिएट किया था? ये बात करनी है, या फिर इसकी स्थापना किसने की थी?
तो आपने इस क्वेश्चन को पहले भी हमने डील करा मेरे ख्याल से इसी वीडियो के अंदर, बट देखते हैं ऑप्शन क्या है। जेसी कॉटन ने किया था, या आरएल कॉटन ने किया था, या रिचर्ड आर्कराइट ने किया था, या फिर नन ऑफ द अबव। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी होगा, रिचर्ड आर्कराइट ने कॉटन मिल की क्या करी थी, क्रिएट किया था कॉटन मिल को। सो प्लीज कीप इन माइंड। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का जो कि नंबर 20 है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड डिड द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स मेक अ फॉर्चून। कहने का सेंस है कि निम्नलिखित में से किस व्यापार से शुरुआती उद्यमों ने खूब पैसा कमाया। टेक्सटाइल ट्रेड से, या फिर चाइना ट्रेड से, या फिर ट्रेड इन टी, चाय की उत्पादन व्यापार से, या फिर इंडस्ट्रीज उद्योग से। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी होना है। चाइना के साथ ट्रेड करके स्टार्टिंग के जितने भी उद्यमी थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, उन्होंने खूब पैसा कमाया था। किससे? चाइना टी से। सो प्लीज चाइना ट्रेड से। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन बी हो जाना है यहाँ पर। सो ये था इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। होप कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो। एंड इंपॉर्टेंटली आपको एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैनल पे नए हो सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड उसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें और दोस्तों को शेयर भी करें। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच। टेक केयर।